हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केसर फिजिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आया था एनसीईआरटी पोस्ट इंटरमीडिएट का। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ा दिया है और सेकंड चैप्टर चल रहा था, जिसमें से सेकंड चैप्टर आधा हो चुका है और आधा अभी बाकी है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं अब वीडियो को कंटिन्यू करने जा रहा हूं और आपका अगला टॉपिक है चालक तथा वैद्युत रोधी। चालक तथा वैद्युत रोधी क्या होते हैं? वैद्युत चालन के आधार पर चालक या पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, हम इसको पढ़ाने जा रहे हैं अब। तो वैद्युत के चालन के आधार पर पदार्थों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से में? चालक तथा कुचालक या वैद्युत रोधी। तो फर्स्ट है हमारा चालक। चालक क्या होते हैं? चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश Q का प्रवाह, आवेश तथा धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? चालक पदार्थ। जैसे इनमें, और ये जो चालक पदार्थ होते हैं इनमें बहुसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या, इनमें आवेश वाहकों की संख्या अधिक होती है। उसे हम क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है चालक पदार्थ क्या है? चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश तथा वैद्युत का प्रवाह आसानी से होता है और चालक पदार्थों में अधिक संख्या में आवेश वाहक पाए जाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। जैसे धातुएं ले लीजिए, कोई लवण ले लीजिए, अम्ल है, क्षार है, हमारी बॉडी ले लीजिए, हमारा शरीर ही ले लीजिए। तो ये सब क्या है? ये चालक पदार्थ है। इनमें से यदि हम वैद्युत प्रवाहित कराएं या आवेश को प्रवाहित कराएं तो उनमें आवेश का प्रवाह और वैद्युत का चालन आसानी से हो जाता है। इसी के कारण ये चालक पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ। इनमें हम हम मान के चलते हैं या हम बताते हैं आपको, जो धातुएं होती हैं उनमें सबसे अच्छा चालक किसे माना गया है? चांदी को। क्यों माना गया है? क्योंकि इसके चांदी के प्रति एकांक आयतन में आवेश वाहकों की जो संख्या होती है वो बहुत अधिक पाई जाती है और चालकों और धातुओं की अपेक्षा, मतलब एक चांदी में प्रति एकांक आयतन में आवेश वाहकों की संख्या सबसे अधिक होती है और धातुओं की अपेक्षा। इसलिए इस धातु को, मतलब चांदी को, एक अच्छा चालक माना गया है। सो डियर फ्रेंड्स, चालक पदार्थ हो गए और आता है आपका कुचालक पदार्थ। कुचालक या वैद्युत रोधी। वैद्युत रोधी पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ। तो आपका सेकंड आता है परावैद्युत या वैद्युत रोधी। वैद्युत रोधी पदार्थ। ये स्टूडेंट्स, वैद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं? वैद्युत रोधी पदार्थ वे होते हैं जिनमें आवेश तथा धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। इनमें धारा तथा आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, वैद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता। वैद्युत वे क्या कहलाते हैं? वैद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। यदि हम किसी वैद्युत रोधी पदार्थ है, यदि किसी में आवेश को प्रवाहित कराया जाए या उसमें वैद्युत का प्रवाह कराया जाए, यदि उनमें वैद्युत तथा आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, ना के बराबर होता है, आसानी से नहीं होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? वैद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। वैद्युत रोधी पदार्थों में आवेश वाहक होते हैं
वे नगण्य के बराबर होते हैं, मतलब बहुत कम आवेश वाहकों की संख्या जो होगी बहुत कम होती है। तो उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, वैद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आप लकड़ी ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए, या अब्रक वगैरह जो हैं, अधातुएं हैं जो, उनको ले लीजिए, तो उनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है। जैसे हीरा भी है जो कार्बन का अपर रूप है। एक कुछ कार्बन के ऐसे अपर रूप होते हैं जो कि उसमें, जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में धारा प्रवाहित हो जाती है, ये एक अपर रूप है, क्या है, अपवाद है। तो डियर स्टूडेंट्स, वैद्युतरोधी पदार्थ का मतलब ये है कि उनमें आवेश तथा इसका आवेश तथा धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है बस, और उसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या जो होगी बहुत कम होती है, उसे हम कहते हैं वैद्युतरोधी पदार्थ। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश। क्या आता है? चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश। चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि चालक या मतलब हम जानते हैं कि प्रतीक जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है? वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक परमाणु जो होता है क्या होता है? वैद्युतीय उदासीन होता है, जिसके चारों ओर, मतलब कोई एक प्रत्येक पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। हम एक परमाणु ले लेते हैं, मान के चलिए एक परमाणु है। क्या है? परमाणु। ये परमाणु है जो एक जो पदार्थ है परमाणु से मिलकर बना होता है, तथा परमाणु होता है वो वैद्युतीय उदासीन होता है। क्या होता है? वैद्युतीय उदासीन होता है, जिसमें एक धनावेश क्या होता है? नाभिक। जिसमें एक धनावेश नाभिक होता है। उस नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जो क्या होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जाओं की कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इस नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो वैद्युतीय उदासीन होता है। क्या होता है? वैद्युतीय उदासीन होता है। न्यूट्रॉन वैद्युतीय उदासीन होता है, और प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है। प्रोटॉन पर क्या पाया जाता है? धनावेश पाया जाता है। ये धनावेश, इसका परिमाण मतलब ये धनावेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ये धनावेश मतलब प्रोटॉन जो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश नेगेटिव होता है, लेकिन परिमाण दोनों का कैसा होता है? सेम। तो जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होगा उतना ही प्रोटॉन पर धनावेश होता है, जिसके के कारण कि ये जो परमाणु है वैद्युतीय उदासीन होता है। अब क्या करते हैं कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मतलब नाभिक के अंदर जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो मैंने बता दिया कि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु वैद्युतीय उदासीन होता है। और जो मैंने बताया कि इस नाभिक की चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वे चक्कर लगाते रहते हैं, और इसके जो नाभिक के जो नजदीक इलेक्ट्रॉन है
मान के चलो ये जो निश्चित ऊर्जा है का अंतर वो है अंतराल, इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके नजदीक नाभिक के जो नजदीक इलेक्ट्रॉन है वे एक कूलाम बल के वैद्युत आकर्षण बल के कारण अट्रैक्ट मतलब बंधे रहते हैं। क्या रहते हैं? बंधे रहते हैं, जिसके कारण ये इसे एक छोड़ नहीं सकते हैं। और इसके जो बाह्यतम कक्षा है, ये बाह्यतम कक्षा है, इस पर जो इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन। इस पर जो इलेक्ट्रॉन है उनके मध्य जो कूलाम बल होता है आकर्षण का वो बहुत कम होता है, नगण्य होता है, क्षीण होता है, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर के, एक जो इलेक्ट्रॉन है जो बाह्यतम कक्षा में, ये पूरे पदार्थ में घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं, मुक्त रूप से गति करते हैं। हम इनको ही क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश हेडिंग की, तो इसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं मैंने आपको बता दिया। अब आता है बद्ध आवेश क्या होते हैं। बद्ध आवेश क्या होते हैं कि एक जो यदि इसमें से इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाए तो संपूर्ण इलेक्ट्रॉन एक त्याग दिया जाए तो पदार्थ कैसा हो जाता है? वो धनावेशित हो जाता है। आपको पता है कैसा हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। ये धनायन जो है, हम इसे क्या कहते हैं? परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने पर यह धनावेशित हो जाता है तथा धनायन कहलाता है। ये धनायन है जो धातु के जालक में स्थायी रूप से बद्ध हो जाते हैं। ये धनायन है स्थायी रूप से बद्ध हो जाते हैं और ये अपनी स्थिति को नहीं छोड़ पाते हैं। वो एक तरीके से बंध जाते हैं, अपनी स्थिति को नहीं छोड़ पाते हैं, जिसे हम बद्ध आवेश कहते हैं। इस प्रकार चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त आवेश हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या? मुक्त आवेश हैं। जो धनावेश है वो बद्ध आवेश है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जनरेट हो सकता है और शायद होगा। क्या होगा कि धनावेश बद्ध आवेश होता है, ऐसे आएगा कि बद्ध आवेश होता है ऋणात्मक धनात्मक, बद्ध आवेश होता है धनावेश ऋणावेश, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं, या ऐसे आ सकता है, या इस प्रकार से आ सकता है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव पॉजिटिव, इनमें से कोई नहीं, या ये दोनों। इस प्रकार से 1 नंबर का क्वेश्चन जनरेट होता है। तो आपका जो है ये है। अब अचालक पदार्थ की बात करी जाए तो अचालक पदार्थों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाह्यतम कक्षा में पूर्ण भरित होते हैं। क्या होते हैं? पूर्ण भरित इलेक्ट्रॉन, पूर्ण भरित होते हैं, पूरे भरे हुए होते हैं, जिसके कारण कि क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते। इसलिए अचालक तथा परावैद्युत पदार्थ, क्या? अचालक तथा परावैद्युत पदार्थ, अचालक तथा परावैद्युत पदार्थ में जो होता है मुक्त आवेश वाहक, क्योंकि संख्या कम होती है, या मुक्त आवेश वाहक उसमें होते ही नहीं है, जिसके कारण कि वैद्युत का चालन या आवेश का प्रवाह परावैद्युत पदार्थों में नहीं हो पाता है। तो आपका जो टॉपिक था चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश, ये भी कंप्लीट हो चुका है। आराम से आपने समझा होगा कि इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, और कैसे मुक्त आवेश कैसे कहते हैं, कैसे जनरेट होता है, और बद्ध आवेश। यहाँ से जो एक मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं ये थ्योरी में से, ये थ्योरी, ये सब मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये थ्योरी ही है, जिनमें से 1 नंबर के क्वेश्चन जनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्वेश्चन जनरेट हो जाते हैं। इसलिए आपको आराम से अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है और अच्छे तरीके से आपको क्लियर करते रहना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपका अगला टॉपिक क्या आता है? स्थिर वैद्युत परिरक्षण। क्या आता है? स्थिर वैद्युत परिरक्षण।
डियर स्टूडेंट, स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या होता है हम आपको बताते हैं। स्थिर वैद्युत परिरक्षण के लिए हम एक ऐसा चालक पदार्थ लेते हैं। क्या लेते हैं? हमें एक ऐसा चालक पदार्थ रहते हैं। क्या हम कोई एक ऐसा चालक पदार्थ लेते हैं कि जिसके मध्य, उसकी आकृति या आकार कुछ भी हो सकता है, उसके मध्य खाली स्थान हो। क्या हो? खाली स्थान हो। हम कोई एक ऐसा चालक पदार्थ लेते हैं जिसके मध्य खाली स्थान हो, जिसके मध्य खाली स्थान हो मध्य में, और उस खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं? कोटर। उस खाली स्थान को हम बोलते हैं कोटर। जिसके मध्य में जो खाली स्थान है उसे हम कोटर बोलते हैं। कोटर के मध्य में आवेश क्या होता है? शून्य होता है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जिसके अंदर कोई आवेश नहीं होना चाहिए, और चाहे उस चालक का आकार या आकृति कुछ भी हो, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब उसका आवेश या मतलब उसकी आकार या आकृति कुछ भी हो, लेकिन उसके मध्य खाली स्थान होना चाहिए, और उस खाली स्थान को हम कहते हैं कोटर। जिसमें आवेश नहीं होता है तो वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। इसके ऊपर चाहे कुछ कितना भी आवेश हो, कितना भी क्या हो, कितना भी आवेश हो, कितना भी वैद्युत क्षेत्र हो, लेकिन इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र कितना भी हो इस पर ऊपर, लेकिन ये जो है बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये परिरक्षित रहेगी। क्या होगी? परिरक्षित रहेगी। बाहर चाहे कितना भी आवेश तथा कितना भी वैद्युत क्षेत्र या कैसा भी क्षेत्र विन्यास हो, तो उस चालक में कोई भी कोटर बाह्य वैद्युत क्षेत्रों के प्रभाव से सदैव परिरक्षित रहती है। कोटर के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होता है, कोटर के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? ई वेक्टर इक्वल टू शून्य होता है, क्यू इक्वल टू शून्य होता है, जिससे कि हमारा चाहे ऊपर कुछ भी हो या आवेश हो, कितना भी वैद्युत क्षेत्र हो या उसका आप क्षेत्र विन्यास कैसा भी हो, तो वो वस्तु क्या होती है? वो परिरक्षित रहती है। तो यही जो है वो हमारा स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहलाता है। क्या होता है? यही हमारा स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहलाता है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक ये भी कंप्लीट कर दिया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है परावैद्युत तथा द्रवण, डाइइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है। आपको अच्छे तरीके से क्लियर करते रहना है। दिन तो की बर्तन क्या था छुपा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छे तरीके से फिजिक्स को क्लियर करना है, और मैं अभी आपके लिए एक और वीडियो दूंगा कि आपको फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, जिससे कि आपके मार्क्स 95% के आ सकें, प्लस परसेंटेज। मुझे प्लस मार्क्स चाहिए 95 से। अगर आप इस चैनल से तैयारी करोगे तो लेके आओगे। अगर अदर किसी चैनल से तैयारी कर रहे हो तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि आएंगे भी या नहीं। अगर इस चैनल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो इंटरमीडिएट की, तो श्योरली है आप अच्छी से तैयारी करोगे इस चैनल से, तो आपके मार्क्स 95 प्लस आ जाएंगे श्योरली। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, क्या है? परावैद्युत तथा द्रवण। अब हम
पढ़ते हैं परावैद्युत तथा द्रवण। परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत का चालन नहीं होता है। क्या नहीं होता? वैद्युत का चालन नहीं होता है। मैंने अभी बताया था शुरुआत में कि परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत का चालन नहीं होता है। वैद्युत का चालन नहीं, यदि उसे बाह्य वैद्युत क्षेत्र में प्रवाहित किया जाए तो वो क्षेत्र में क्या होता है? विक्षेपित या प्रभावित वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। जिनमें वैद्युत का चालन नहीं होता परंतु बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर परावैद्युत पदार्थ हैं, वो वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। परावैद्युत पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो मैंने अभी बताया था, इसलिए वे वैद्युत का चालन नहीं करते हैं। परंतु बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर परावैद्युत पदार्थ के अणुओं में आवेश का जो वितरण है वो इस प्रकार पुनः व्यवस्थित होता है कि यह वितरण पुनः बाह्य वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित करता है। परावैद्युत पदार्थ होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं। यह आपकी जो मैंने बताया था अभी, जो बोला था जल्दी जल्दी, वो आपकी डेफिनेशन ही समझ लो या कुछ भी समझ लो, पर अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है इसमें, कि परावैद्युत पदार्थ क्या होती हैं। परावैद्युत पदार्थ अभी बताया था वे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत का चालन नहीं होता, उसमें वैद्युत का प्रवाह नहीं होता है, उसे कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। ओके, यदि इस परावैद्युत पदार्थों को हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखें तो ये क्षेत्र से, यदि हम इन्हें परावैद्युत पदार्थों को किसमें रखें? बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखें तो ये परावैद्युत पदार्थ वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे तो धारा का प्रवाह भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है, वो मैंने अभी आपको बताया ही था। और विद्युत का चालन भी नहीं करते हैं। परंतु बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर क्या करते हैं? ये वैद्युत क्षेत्र को इस तरीके से विक्षेपित कर देते हैं, या परंतु बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर परावैद्युत पदार्थ के अणुओं में आवेश का वितरण, इसमें आवेश का जो वितरण है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि ये जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है तो इनको विक्षेपित कर देता है। पर यह जो मतलब इसका जो परावैद्युत पदार्थ के अणुओं का जो आवेश का वितरण है वो इस प्रकार पुनः व्यवस्थित होता है कि यह वितरण पुनः बाह्य वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित करता है, वो मैंने बता दिया। और जो परावैद्युत पदार्थ हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें धनावेश तथा ऋणावेश, जिनमें धनावेश तथा ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता है, उसे हम कहते हैं ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ओके, किसे कहते हैं बताइए जल्दी, मैंने अभी बताया। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ कहलाते हैं जिनमें धनावेश तथा ऋणावेश, किसका? जिनमें धनावेश तथा ऋणावेश का केंद्र परस्पर संपाती नहीं होता है, उसे कहते हैं ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के अणुओं को हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवीय अणु कहते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के अणुओं को हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय अणु कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल दिए जाएं तो जल है, क्या है? जल है, H2O, NaCl है, नमक, और कुछ कई प्रकार के जो पदार्थ हैं, जैसे H2S है, NH3 है, H2S है, NH3 है, आदि ऐसे पदार्थ हैं जो ध्रुवीय पदार्थ हैं। क्या है? ध्रुवीय पदार्थ हैं। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के प्रत्येक अणु में एक स्थायी क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है। यदि ये जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में इनको बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनको रखा जाए तो ये इनकी जो व्यवस्था होती है
वैद्युत ध्रुवों की वो कुछ इस प्रकार से होती है। ये कहीं भी हो सकती हैं, टेढ़े मेढ़े कैसे भी रखे हो सकते हैं। ऊष्मीय विक्षोभ के कारण अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, मेरा कहने का मतलब यही है। और जो पदार्थ का परिणामी जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो कैसा होता है? शून्य होता है। और ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ एक स्थायी द्विध्रुव की भांति व्यवहार करती हैं। यदि मान के चलो हम मानते हैं कि यदि इस पर कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव है या द्विध्रुव आघूर्ण है, जो पी वेक्टर है, क्या है? पी वेक्टर है। और इसका जो है, जो इसमें जो अणु होंगे तो वे अलग तरीके से या कहीं भी इधर उधर कैसे भी व्यवस्थित होंगे, अनियमित तरीके से व्यवस्थित होंगे। कुछ इस तरीके से मान के चलो, ऐसे कैसे भी हो सकते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस। और जो परिणामी जो वैद्युत द्रव्य आघूर्ण होगा वो कैसा होगा? शून्य होगा। तो ये जब ई वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब वो ई वेक्टर इक्वल टू 0 होगा, तब मतलब इस पर कोई वैद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होगा, तब इसके जो अणु है वो एक अनियमित तरीके से व्यवस्थित होते हैं। यदि हम इन पर, और इनका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। और यहाँ पर जो पी नेट वेक्टर होगा, क्या होगा? पी नेट वेक्टर होगा वो क्या होगा? वो भी 0 होगा। यदि इस पर हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र उपस्थित करा दें, इसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर देखिए चलते हैं, और यदि इसमें अभी क्षेत्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र है जो ई वेक्टर, ई एक्सटर्नल वेक्टर जो है वो 0 है, मतलब कोई वैद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है इस पर, तब इसका जो इसके अंदर जो अणु है वो किसी भी तरीके से या अनियमित तरीके से व्यवस्थित हो सकते हैं। अब यदि इस पर कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र उपस्थित करा दें, क्या करा दें? यदि बाह्य वैद्युत क्षेत्र उपस्थित करा दें तो इनके जो अणु होंगे वो एक संरेखीय रूप से व्यवस्थित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संरेखित रूप से व्यवस्थित हो जाएंगे। कुछ इस टाइप से वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर है, यहाँ ई एक्सटर्नल वेक्टर जो है वो नॉट इक्वल टू है 0, तो पी जो नेट होगा वो नॉट इक्वल टू होगा 0 के। यहाँ से इसकी भी डायरेक्शन उधर ही हो जाएगी, तो माइनस से प्लस की ओर होगी, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस प्रकार से ये हो जाएगी। यदि हम वैद्युत क्षेत्र, यदि हम टेम्परेचर मतलब ताप को कम रखें और वैद्युत क्षेत्र को बढ़ा दें, तो इसका जो संरेखण है, जो संरेखण है अणुओं का संरेखित है, तो उनका संरेखण बढ़ता चला जाएगा। यदि हम टेम्परेचर को कम करें, लो करें और वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएं, तो संरेखण होगा अणुओं का, वो बढ़ता चला जाएगा। ये होता है आपका ध्रुवीय अणु का पोलराइजेशन, मतलब ध्रुवीय अणु का जो सिस्टम, अणु ध्रुवीय अणु है जो किस तरीके से होता है या ध्रुवीय अणु कैसे कहते हैं, वो कुछ इस प्रकार से आपको डिस्कस किया जाता है। और अब आता है आपका अध्रुवीय अणु। क्या आता है? अध्रुवीय अणु। सेकंड नंबर पर आता है अध्रुवीय अणु। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। क्या आता है? अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु क्या होता है?
अध्रुवीय अणु किसे कहते हैं? अध्रुवीय अणु उन अणुओं को, अध्रुवीय अणु वे पदार्थों को कहते हैं जिसमें धनावेश तथा ऋणावेश, जिसमें धनावेश तथा ऋणावेश का जो केंद्र होता है वो संपाती होता है आपस में। धनावेश तथा ऋणावेश का केंद्र संपाती होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अध्रुवीय अणु कहते हैं। अध्रुवीय अणु में जो वैद्युत द्विध्रुव, प्रत्येक जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, आघूर्ण होता है, वो हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वो शून्य होता है। इन अणुओं, इनके जो अणु हैं उनको क्या कहते हैं? अध्रुवीय अणु कहते हैं। जैसे N2 है, क्या है? जैसे N2 है, O2 है, H2 है, CHO4 है, CH4 है। क्या है? H2 है, N2 है, O2 है, CH4 है। ये जो है कौन से हैं? अध्रुवीय अणु हैं। क्या हैं? अध्रुवीय अणु हैं। जब अध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण पदार्थ के प्रत्येक अणु के धनावेश के केंद्र पर वैद्युत बल, पहले तो कुछ इस प्रकार से होता है। तो जब इसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, क्या किया जाता? उत्पन्न किया जाता है, तो इसमें बाह्य वैद्युत बल कार्य करने लगता है, जिसमें प्लस के आवेश के कारण जो वैद्युत बल होगा, Fe वेक्टर मतलब वैद्युत बल होगा, वो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में होगा, और माइनस के आवेश के कारण जो वैद्युत बल होगा वो इसके विपरीत होगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन की विपरीत डायरेक्शन में होगा माइनस के आवेश के कारण। और इनके मध्य जो कूलामी बल कार्य करते हैं, ये जब तक दूर होते हैं तब तक ये कूलामी बल जो हैं अंदर के, ये बाह्य वैद्युत बल के बराबर नहीं हो जाते, तब तक ये दूर होते हैं। या और ये जो हैं वे एक दूसरे को विस्थापित करने लगते हैं। इन जो अंदर जो कूलामी बल है उनके कारण ये, और जो कूलामी बल लग रहे हैं, ये Fr और जो ये कूलामी बल लग रहे हैं उनके कारण ये जो बल है ये आपस में, ये मतलब बल है जो कूलामी बल लगा रहा है, ये इस अणु को पहले जैसा लाने की कोशिश करता है। पहले ये गोल था, फिर इस पर जो बल लगते हैं ये तो विस्थापित हो जाता है, तो कुछ इस प्रकार की इसकी आकृति बन जाती है। और इनके मध्य जो कूलामी बल लग रहा है वो कूलामी बल इनको पहले की स्थिति में लाने का प्रयत्न करते हैं। क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं। और प्रत्येक अणु के ऋणावेश तथा धनावेश के केंद्र होते हैं वो एक दूसरे से तब तक दूर हटते हैं। मैंने बता दिया कि जब तक इन पर लगा वैद्युत बल इनके मध्य लगे कूलामी बल के बराबर नहीं हो जाता। जो वैद्युत बल लगा है इनके अंदर लगे कूलामी बल के बराबर नहीं हो जाता, ये तब तक दूर हटते जाते हैं। और प्रत्येक अणु एक अस्थायी द्विध्रुव की भांति व्यवहार करने लगता है। क्या करने लगता है? व्यवहार करने लगता है। ऐसे द्विध्रुव को हम क्या कहते हैं? प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं। और यदि बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, अब मैंने आपको बताया था कि यदि इस पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। यहाँ E वेक्टर इक्वल टू 0 है, E एक्सटर्नल वेक्टर,
तो P वेक्टर भी यहाँ क्या होगा 0। और यदि इस पर ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र उपस्थित करा दें, यदि इस पर क्या करा दें, बाह्य वैद्युत क्षेत्र उपस्थित करा दें, तो एक परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त कर लेता है ये। और जब इनके मध्य जो बल जनरेट हो जाते हैं तो उनकी आकृति कुछ इस प्रकार से बनती है। तो हम इसकी आकृति हम इससे इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, इस प्रकार से इसकी इमेज बनाते हैं। बस आपका ये जो है वो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है जो मैं करा रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अगली वीडियो में होगा। यदि हम इस पे बाह्य वैद्युत क्षेत्र उपस्थित करा दें, मतलब वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं हो, एक्सटर्नल वैद्युत क्षेत्र, तो P वेक्टर भी 0 नहीं होगा। E एक्सटर्नल वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, P और यहाँ से माइनस प्लस 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 माइनस प्लस। यदि इस पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र उपस्थित करा दें तो इस पर द्विध्रुव आघूर्ण जनरेट हो जाता है और इसकी आकृति इस प्रकार से बनती है। तो ये आपका अध्रुवीय अणु की प्रोसेस थी कि इसमें अध्रुवीय अणु किसे कहते हैं, क्या इसके एग्जांपल्स क्या हैं, और इसकी जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र उपस्थित हो तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, और बाद वैद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो इस प्रकार से कुछ हम आपको बताते हैं। और शायद YouTube पे मुझे तो लगता नहीं है कि किसी ने बताया होगा, पर मैं आपको NCERT कोर्स पढ़ा रहा हूँ तो आपको सब कुछ क्लियर कराते जाऊँगा। और मैं आपको ऐसा नहीं है कि रिड्यूसेबल कोर्स कराऊँ, आपको पता ही होगा कि मैंने आपको जो पिछली वीडियो डाली है उनमें भी बता दिया था कि जो कोरोना का टाइम चल रहा था उस टाइम में स्टूडेंट्स को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया, स्टूडेंट्स इतना फोकस नहीं कर पाए स्टडी पर। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लेके आइए और अच्छे मार्क्स गेन कीजिए। यदि आप इस यूट्यूब चैनल से प्रिपरेशन करते हो तो श्योरली है कि इस यूट्यूब चैनल से आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे, क्योंकि आपको एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ा हो, सभी टॉपिक्स आपको कराते जा रहा हूँ। और इतने अच्छे तरीके से जो डेरिवेशंस हैं और न्यूमेरिकल भी दे देता हूँ। ये चैप्टर जैसे ही फिनिश होगा मैं आपके NCERT कोर्स की न्यूमेरिकल डाल दूंगा। और मैंने आपको बता दिया है कि जैसे ही आपके एग्जाम आएंगे उससे पहले ही मैं आपको और न्यूमेरिकल्स की दे दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर लेना। और आप इसलिए यार ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं एग्जाम में हमारे में, मतलब इंटरमीडिएट के में। तो न्यूमेरिकल भी आप कराओगे, थ्योरी में अच्छे तरीके से करा रहा हूँ, डिटेल पढ़ा रहा हूँ, तो डिटेल पढ़ोगे तो एक मार्क्स के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो कैसे नहीं आएंगे आपके 95+ मार्क्स? आएंगे आएंगे आएंगे। इस यूट्यूब चैनल से प्रिपरेशन करोगे तो 100% 95% मार्क्स आएंगे आएंगे। बस आपकी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ मैं। और आपकी अगला टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक जो अगली वीडियो में करा दिया जाएगा, जो है परावैद्युत ध्रुवण या परावैद्युत ध्रुवण है, ध्रुवण सदिश है वो। मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब भी मैं अपनी वीडियोस YouTube पर अपलोड करता हूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो इसी कारण से आप बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे जल्दी से जल्दी। बस आपकी वीडियो समथिंग 40 मिनट की हो चुकी है। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बस आप स्टडी पर फोकस कीजिए और मैं अभी इसके तुरंत बाद ही 10-5 मिनट बाद ही आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है फिजिक्स के मैटर में, फिजिक्स कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे तैयार करनी है।
तो उसे आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपकी वीडियो को यहीं समाप्त करता हुआ एक बार मुस्कुरा दीजिए, हाय हाय। और आपकी वीडियो मैं आपको जो मटेरियल दे रहा हूँ वो बहुत अच्छा है, कृपया करिए और इसे देखिए इन वीडियोज़ को। यदि आप डायरेक्टली इस वीडियो पर आ रहे हैं तो ये गलती मत कीजिए, पहले वीडियो है, पहला चैप्टर है उसे फिनिश कीजिए, चैप्टर बाय चैप्टर आप करते जाइए और आपको अच्छे मार्क्स लाने की मेरी गारंटी है। आप मेरे पे भरोसा रखिए बस। इससे मैं आपको बताऊं, जो मेरे नोट्स बने हुए हैं इस प्रकार से बने हुए हैं कि आप कौन सा भी हिंदी मीडियम का जो बोर्ड हो उसमें अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। इस नोट्सों से जो है राजस्थान बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए हैं, 99% मार्क्स आए हैं और 100% भी मार्क्स आए हैं। पर उसको 100% मार्क्स आने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत चाहिए, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उससे भी, शायद मैं पढ़ा रहा हूँ उससे थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े आपको। वैसे आप इससे भी अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। मैंने 95% प्लस प्लस क्यों रखा है, प्लस 95 तो इससे आ जाएंगे, प्लस प्लस आप इससे अच्छी तैयारी करोगे, इससे प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो 95% प्लस श्योरली आ जाएंगे आपके नंबर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।